जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं? आशा है सब लोग सही होंगे। चलिएगा, आज जो हमारा स्टार्टिंग है वो है भारत के संविधान से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत का संविधान कैसे संविधान बना, संविधान क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, संविधान की जो मूल संकल्पना है वो क्या है, संविधान है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत का संविधान कई लोगों ने आप में से पढ़ रखा होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संविधान को जानना बहुत ही जरूरी है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी संविधान तो बहुत ही जरूरी है। भारत का संविधान, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान है क्या? इस संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। किस शब्द से हुई है? ये नाम आपको याद रखना है, जिसका अर्थ है बनावट है। क्या है? बनावट है, अर्थात नियमों या कानूनों का ऐसा पुलिंदा होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके, उसको संविधान कह सकते हैं। लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। संविधान कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है, लिखित और अलिखित भी हो सकता है। तो आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर हेनरी मैन द्वारा किया गया। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? सर हेनरी मैन द्वारा। सबसे प्रथम संविधान यानी अलिखित संविधान बनाने वाला कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा पहला संविधान बनाया गया था। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, रिटन में नहीं है। लिखित रूप से संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। लिखित रूप से कौन है? अमेरिका है। तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान बनाने वाला कौन है? जापान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा अलिखित था, लिखित में अमेरिका के द्वारा, एशिया में सबसे पहले जापान के द्वारा, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान का मैक्सिमम पार्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 का पार्ट है, जो लगभग 75% के लगभग है। संवैधानिक विकास। अब देखिएगा, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि संविधान की रचना कैसे हुई, कौन कौन सी परिस्थितियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है 1600 ईस्वी के लगभग बनी थी, और उसके बाद 1615 में भारत में एंट्री हुई। उसके बाद धीरे धीरे आते आते 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद 1764 में बक्सर में सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम को हराने के बाद कंप्लीटली बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो ये वो परिस्थितियां थी जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी 12 अगस्त 1765 को। तो सबसे पहले ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, और उसके बाद दूसरी संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ की थी। ये वो संधि थी जिसने भारतीय शासन में कंपनी के शासन की नींव रखी थी। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल चुके थे। इसी के आधार पर धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कानून बनाए गए, कभी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कभी किसी और को नियंत्रित करने के लिए, और प्रशासन या शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए धीरे धीरे रूल और रेगुलेशंस ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए। देखिएगा, सबसे पहला जो एक्ट था वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसको है क्या? ये बंगाल के गवर्नर जनरल को पदनाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सवाल सीधा सा पूछते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चलिएगा। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बारे में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ सन को याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ था? 1781 में। फिर आते हम पिट्स इंडिया एक्ट। किस पर आते हैं? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये क्या था? ये पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर, कौन थे? प्रधानमंत्री विलियम, क्या नाम था उनका? विलियम पिट द यंगर। क्या नाम था उनका? विलियम पिट द यंगर। ये सवाल नया बनेगा, अगर कभी आएगा तो एग्जाम में। ये नया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन का एक्सटेंशन होगा साथियों। प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर, इसलिए इनके नाम पर इस एक्ट को क्या कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, है ना। इसमें क्या क्या हुआ था देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी जो वाणिज्यिक कार्य है ना, और व्यापारिक कार्य है कंपनी के, और जो राजनीतिक कार्य है उनको अलग अलग कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। इसका जो इसके द्वारा केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा। 1813 ईस्वी का एक्ट है, कौन सा है? 1813 ईस्वी का एक्ट। केवल एक सवाल अक्सर पड़ता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति कौन से अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो जो अधिनियम था 1813 ईस्वी का एक्ट था। इसके द्वारा कंपनी के जो पहले क्या था देखिएगा, कंपनी का एकाधिकार था, व्यापारिक रूप से कोई दूसरा व्यापार करने के पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, तो इसलिए उन व्यापारिक एकाधिकारों की क्या कर दी ब्रिटिश संसद ने? समाप्ति कर ली। फिर जो 1833 ईस्वी का चार्टर आया, ये भी कई मायनों में भारतीय शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला रहा था। 1833 के चार्टर द्वारा देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले क्या था हमें पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 तक आते आते, सही मायने में कहा जाए तो यहां तक आते आते, इससे पहले ही संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक। कौन बने? 1829 में। आप लोगों को पता है सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया? विलियम बेंटिक। इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। क्या किया गया था? दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। दास प्रथा को समाप्त किया गया था। इसी अधिनियम का दूसरा नाम है सेंट हेलेना अधिनियम। ये सवाल नया बनेगा, सेंट हेलेना अधिनियम। ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में नया क्वेश्चन बन सकता है। सेंट हेलेना अधिनियम किसको कहा जाता है? 1833 के चार्टर को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है उसमें हम चर्चा करेंगे 1853 का एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? 1853 का एक्ट है। इसमें क्या हुआ था? कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, केवल हल्का फुल्का है। विधायी कार्यों हेतु सर्वप्रथम विधान परिषद की स्थापना और सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता। यहाँ पे आपकी सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। 1858 का अधिनियम, ये बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। भारतीय राजनीति में या प्रशासन में या शासन में
कई नए आयाम जुड़े थे, क्योंकि ये वो काल था जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला शोषण इस हद तक बढ़ चुका था कि गोरों के प्रशासन से हमारी जनता त्राही माम के नारे लगा रही थी, और अंततः हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। और 1857 10 मई 1857 को जो क्रांति की चिंगारी लगी, उसने संपूर्ण भारत को अपने में समेट लिया था। उसी का परिणाम था जब अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया। कुछ उनके सिपह सालार जो भारतीय राज्य और राजा थे, फोन किसका है भाई, देखने देना एक बार, कोई ना, किसका कॉल है, एक मैसेज डाल देते हैं उनको। तो उस टाइम क्या था, भारतीय राजा कई ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को जीत लिया था। क्लास में हूं भाई, मैसेज डाल दिया, ओके चलिए। तो देखिएगा 1858 ईस्वी का एक्ट है, वो अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण था, क्या क्या परिवर्तन हुए ऐसे जिनके कारण 1858 के इस एक्ट की महत्ता बढ़ती ही गई। सबसे पहले तो क्रांति का दमन कर चुके थे लॉर्ड कैनिंग। तो उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। उसके बाद 1857 की क्रांति के टाइम में कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 तक, जब तक वायसराय पद नहीं लाया गया, तब तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और जब नए पद की नियुक्ति की गई या नए पद का सृजन किया गया तो वो वायसराय था। क्या था, तो सबसे पहला वायसराय भी किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। देखिएगा लॉर्ड कैनिंग को जो वायसराय बनाया, इसके अलावा क्या क्या हुआ था, कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन को यह पता चल गया था कि अगर कंपनी के हाथों में लंबे समय तक भारतीय सत्ता रही तो वो दिन दूर नहीं जब कंपनी अंग्रेजों की सत्ता को या अंग्रेजों की सत्ता के परखच्चे उड़ा देगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भारतीयों का शोषण कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और बहुत सी अनियमितताएं पाई गई थी जिनके कारण क्रांति हो गई। तो अंततः उन्होंने क्रांति के कारण इस अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसकी समाप्ति कर ली और ब्रिटिश सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में दे दी गई। ब्रिटिश ताज यानी महारानी के हाथ में सीधे ब्रिटिश की संसद के द्वारा यह सत्ता चलाई जाने लगी। इसके अलावा वायसराय की नियुक्ति, और प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। अब इसके अलावा और क्या क्या हुआ देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति की गई थी, यानी यहां लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसकी नियुक्ति की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। और इसके अलावा जो सबसे पहली चीज, एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, स्टेट सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई और 15 सदस्यीय एक काउंसिल उसके सहयोग के लिए बनाई गई इसी अधिनियम के द्वारा। तो राज्य सचिव की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति हुई, राज्य सचिव की नियुक्ति। यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुरुआत की गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई थी, समाप्ति कर दी गई थी। तो राज्य सचिव की नियुक्ति हो गई, 15 सदस्यीय जो मंत्रिपरिषद थी उसके सहयोग के लिए तैयार कर ली गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई, वायसराय की स्थापना कर दी गई और कंपनी का शासन समाप्त करके सत्ता किसके हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में स्थानांतरित कर दी गई। ये था 1858 का कंपनी एक्ट। तो इस 1858 के कंपनी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो भारत सचिव की स्थापना की गई थी, यानी जो राज्य सचिव या भारत सचिव एक पद बनाया गया था जिसके सहयोग के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। तो इसको एक निगमित निकाय कर दिया गया। अब निगमित निकाय क्या होता है,
निगमित निकाय यानी उसको ऐसी शक्तियां प्रदान की गई कि वो स्वयं की तरफ से किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी इकाई पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति या कोई इकाई उन पर भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो एक निगमित निकाय के रूप में राज्य सचिव और मंत्री परिषद को रखा गया। अगला जो इसके साथ ही देखिएगा, ध्यान रहे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यानी तीनों सवाल बनते हैं कैनिंग से। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, फिर एंड में आते आते 1833 के चार्टर द्वारा चेंज किया गया, तो उस वक्त अंतिम में कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और वही बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। 1857 की क्रांति आई तो कैनिंग थे। कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। फिर 1858 तक लास्ट में कौन रहे? कैनिंग रहे। फिर वायसराय पद सृजित हुआ तो सबसे प्रथम जो वायसराय कौन बने? कैनिंग बने। बस थोड़ा सा आंकड़ों का खेल है, कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। चलिएगा 1861 के अधिनियम की बात करें हम, है ना। 1861 के अधिनियम में क्या हुआ था? विधान परिषद में एक नामजद भारतीय सदस्य की नियुक्ति और विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च किया गया। भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण। देखिएगा, भारतीय दंड संहिता, थोड़ा सा जो इंडियन जो लॉज है उसके बारे में हल्का सा चर्चा कर लेता हूं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मेजर एक्ट है। सबसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी सीआरपीसी तो 1860 में इसके द्वारा 61 के द्वारा लाए गए थे और जो एविडेंस एक्ट है वो 1872 में बना था, है ना। अब ये है क्या? इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता भारत सरकार का वो अधिनियम या वो एक्ट है जिसमें अपराधों का उल्लेख किया गया कि भाई चोरी क्या होगी, मर्डर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा, रेप क्या होगा, या और कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, कैसे हो सकते हैं, डॉरी का केस क्या होगा, या डॉरी डेथ कैसे होगी, या क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे होगा, बहुत सारी चीजें है ना। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, यानी क्राइम की डेफिनेशन दी गई है और उसके बाद उस क्राइम की सजा दी गई है आईपीसी में। और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडर कोड है। क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडर कोड है, यानी एफआईआर दर्ज करने से लेकर के जब घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हैपन हो गया, या कोई मर्डर हो गया, चोरी डकैती लूट कुछ भी हो गया, तो कोई क्राइम हो गया, क्राइम की घटना को दर्ज कैसे करना है, यानी पुलिस उसकी इतला कैसे दर्ज करेगी, यानी 154 जो सीआरपीसी है, पुलिस को इतला कैसे दी जाएगी, पुलिस उसकी एफआईआर कैसे करेगी, और एफआईआर अगर पुलिस नहीं करती है तो एसपी के पास कैसे जाएंगे, एसपी साहब भी मना कर देते हैं तो कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो 156(3) का इस्तगासा कैसे होगा? फिर कोर्ट के माध्यम से एफआईआर आएगी। एफआईआर की जांच या इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या क्या करेगा, और उसके बाद फाइनल नतीजा क्या होगा, उस XYZ मुकदमे का, यानी जो प्रकरण हुआ है उसमें एफआर लगेगी तो कैसे लगेगी, चालान होगा तो कैसे होगा, कोर्ट में एफआर पेश हो गई तो क्या प्रोसेस होगा, चालान हो गया तो क्या प्रोसेस होगा, और फाइनली कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर अपनाएगा ट्रायल में, और उसके बाद अपील का क्या प्रावधान रहेगा। यानी एफआईआर करने से लेकर कंप्लीट लास्ट स्टेज तक, पूरे मुकदमे की सुनवाई तक और अपील तक, फाइनल डिसीजन तक जो भी पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है वो है सीआरपीसी। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्यों की बात करता है कि साक्ष्य कैसे लिए जाएंगे, साक्ष्य एविडेंस रिलेवेंट कब होंगे, किस प्रकार से साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी के समक्ष क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो सारे साक्ष्य इकट्ठे करना और उनको कोर्ट में किस प्रकार से पेश किया जाना, इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम बात करता है जो 1872 में बना था। इसके अलावा देखिएगा 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यानी जो कैबिनेट व्यवस्था है, ध्यान रखना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत
किसके माध्यम से की गई थी? 1861 के अधिनियम द्वारा। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, देखिएगा, भारतीय नियुक्ति और विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? क्योंकि 1857 में कौन? कैनिंग। 1858 के अधिनियम में कौन? कैनिंग। 1861 तक भी कौन थे? कैनिंग। तो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1872 के अधिनियम का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। इसके अलावा 1872 की बात करें हम, फोन पे फोन आए जा रहे हैं, पता नहीं क्या, फोन ने परेशान कर दिया बहुत ज्यादा, है ना। 1861 और 1872 के बाद अब हम चलते हैं 1892 का एक्ट। इसके द्वारा कुछ भी नहीं है, कोई विशेष विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। ज्यादा कोई इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम, ये एक्ट मायने रखते हैं। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय। कई बार पूछा गया है, मार्ले के बारे में पूछा गया है कि इसमें मार्ले कौन थे? तो भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विधान परिषद की सदस्य संख्या व भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। निर्वाचन का सांप्रदायिक आधार यह पहली बार तय किया गया, यानी 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है, यानी निर्वाचन की वो पद्धति होती है जिसमें, जैसे मान लो मुस्लिमों को दे दिया गया, तो मुस्लिम्स को दिए गए इस निर्वाचन के अधिकार में उनकी जो नियुक्ति करेंगे या उनको निर्वाचित करेंगे, वो केवल और केवल कौन करेंगे? मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, और कोई भी उनका निर्वाचन नहीं करेगा। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद, तो केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया? सरकारी सदस्यों का बहुमत बना दिया गया। ध्यान रखना, सवाल पूछते हैं इस मत के द्वारा, यानी इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में, किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्य, ध्यान रखना, कौन से सदस्य? सरकारी सदस्यों का बहुमत बना दिया गया। जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी, ये ध्यान रखना, देखिए केंद्रीय विधान परिषद में तो किसका बहुमत तय कर दिया गया? सरकारी सदस्यों का। और जबकि प्रांतीय विधान परिषद में किसका तय कर दिया गया? गैर सरकारी का तय कर दिया गया। इसके अलावा सबसे पहले इसमें जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो भारतीय विधि सदस्य थे, पहली बार निर्वाचित होने वाले वायसराय की कार्यकारिणी में। कई बार ये सवाल पूछा है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, क्या नाम था उनका? सत्येंद्र नाथ। क्या नाम था उनका? सत्येंद्र नाथ या सत्येंद्र प्रसाद था, सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वो वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार चुने जाने वाले या निर्वाचित किए जाने वाले भारतीय सदस्य थे। गांधी ने इसके बारे में कमेंट किया था 1909 के बारे में। गांधी उस टाइम देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में थे, गांधी तो 1915 में आए थे, लेकिन गांधी ने इसके बारे में कमेंट किया था कि ये एक्ट है वो सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट है। कभी भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गांधी ने किस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला कहा था, तो वो 1909 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या नाम था इसका? मार्ले मिंटो अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम। वही मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव। कौन थे? मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, और चम्सफोर्ड कौन थे उस टाइम? वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड के द्वारा क्या क्या किया गया है? ये जो 1919 का अधिनियम आया, इसके द्वारा सबसे पहले
प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। क्या किया गया? एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। कौन से थे? एक थे आरक्षित विषय, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बांटा गया, यानी पहली बार भारतीय विधान परिषद को या विधानमंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? क्वेश्चन आता है तो क्या हो गया? 1919 का हो गया। और साथ में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है आपको पता ही है ना? केंद्र और राज्य में दोनों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया। और दोहरे शासन में देखो, दोहरे शासन क्या होता है? जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, उस प्रांतों में द्वैत शासन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि एक विषय थे वो आरक्षित थे। कौन से थे? आरक्षित विषय थे। और दूसरे थे हस्तांतरित। कौन से थे? हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित कौन से सब्जेक्ट थे? हस्तांतरित। ये आरक्षित विषय वो थे जिनका कंट्रोल किसके हाथ में था? गवर्नर के हाथ में था, जिसमें पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था हो गया, पेंशन हो गया, भूमि कर हो गया, समाचार पत्र हो गया। इनके संबंध में सारे पावर किसके पास थे? गवर्नर के पास थे। और जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे उनमें स्पेशली बात करें हम, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या जो स्थानीय शासन व्यवस्था था उसका संपूर्ण व्यवस्था हस्तांतरित कर दी गई। ये था द्विसदनीय या दोहरे शासन की व्यवस्था थी। इसके अलावा इसमें और क्या पूछ सकते हैं? इसके अलावा देखिएगा, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई या जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम द्वारा किनको दी गई थी? मुस्लिम वर्ग को दी गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। उसी प्रकार अलग से अब किनको दे दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों को ये सिखों को यह व्यवस्था की गई, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। इसके अलावा ईसाई है, यूरोपियन है, एंग्लो इंडियंस है, उनके लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। तो ये है 1919 का अधिनियम। अब हम बढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम। ये सबसे महत्वपूर्ण वो अधिनियम था जिसकी छवि या जिसकी छाया आज भी भारतीय संविधान पर कहीं ना कहीं नजर आती है। और लगभग 75% जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1935 के अधिनियम का माना जाता है। तो इसमें क्या किया? सबसे पहला सवाल आता है जो बेसिक सवाल, यानी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। वो द्वैत शासन हटा करके सेंटर में डाल दिया गया, यानी केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना और प्रांतों में किसकी स्थापना कर दी गई? स्वायत्त शासन की स्थापना। यानी प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी गई और केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ में 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो ब्रिटिश राज्य थे और एक वो थे जो देसी राज्य थे, यानी देसी जो रियासतें थी। इन दोनों को मिला करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके अलावा 1935 के अधिनियम द्वारा यूपीएससी की स्थापना, यानी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई। साथ में आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई के बारे में आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में बाद में। और बर्मा का भारत से अलग करना भी इसी अधिनियम का पार्ट था, जिसे 1937 से अस्तित्व में या 1937 से जो मूर्त रूप ले सका। इट मींस बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था। इसके अलावा 1935 के अधिनियम में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? जो भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा पार्ट कहां से लिया गया, यानी आमूल चूल जो व्यवस्था है भारतीय संविधान की वो कहां से ली गई थी? इसी से ली गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसी के साथ अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो इसी का अगला पार्ट होगा,
यानी 1935 तक हम भारतीय संविधान की व्याख्या कर चुके हैं। संविधान का विस्तार साथियों बताने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं कि भारतीय संविधान में या इन एक्ट में और भी बहुत सी चीजें हैं, बट हम लोग जानबूझ करके उनकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर इतना याद करेंगे तो शायद बैठेगा नहीं। इसके अलावा 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां, एक सवाल ये रह जाता, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई? अवशिष्ट शक्तियां है वो वायसराय के पास रखी गई। और भारतीय जो सिस्टम है, शासन प्रणाली है, उसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। ये सारे विषय लिए गए थे 1935 के अधिनियम में। सवाल पूछते हैं निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के बारे में क्या सत्य है क्या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्यवस्था 1935 के अधिनियम से हमारे द्वारा अपनाई गई थी। इसके अलावा एक चीज और है, इसमें प्रत्यक्ष जो निर्वाचन व्यवस्था है वो दलित वर्ग, मजदूर वर्ग और महिला वर्ग, इन तीनों के लिए भी किसमें लाई गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो साथियों थोड़ा सा भारतीय संविधान को ढंग से तैयार करना है। उम्मीद है, मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल विश्वास रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा। अगर आप किसी भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की कर रहे हैं, एमपी पुलिस की कर रहे हैं, यूपी एसआई, एमपी एसआई, छत्तीसगढ़ एसआई, झारखंड एसआई, कोई भी एसआई या पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। वापस मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।